हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। टीम शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज़ में पिछले 10 से 15 सालों में एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी एंड अदर वन डे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को विस्तृत रूप में देखते हैं और उनसे बनने वाले अन्य प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। यह वीडियो हफ्ते में 2 दिन आएगी, शनिवार और रविवार को। अगर यह सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है और आप इसे रोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज़ के पार्ट 6 की तरफ। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट। हमारा पहला क्वेश्चन है, फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वें जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीता था। कि मतलब जो ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो भारत ने स्वर्ण पदक जीता था तो किसके द्वारा जीता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कविंदर सिंह बिष्ट द्वारा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है, देखिए फिनलैंड हेलसिंकी में जो टूर्नामेंट बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था वो कब हुआ था। तो इस फ्रेंड्स इसका आंसर है 2019 में। ओके। और इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल। कितना गोल्ड मेडल, एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे एक और नाम दिया है स्यू थापा। देखिए इन्होंने भी जो 2019 में बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल जीता था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो कविंदर सिंह बिष्ट हैं या फिर स्यू थापा हैं, जो भी प्लेयर का नाम दे देगा और फिर पूछेगा वह किस खेल से संबंधित हैं। तो अगर देता है कविंदर सिंह बिष्ट किस खेल से संबंधित है तो बॉक्सिंग से। ये देखिए ये पिक्चर जो है ये है कविंदर सिंह की, किसकी, ये है पिक्चर कविंदर सिंह की और ये है पिक्चर शिव थापा की। ठीक है। देखिए पिक्चर्स देखने के बाद हमारे दिमाग की मेमोरी और अच्छी हो जाती है, वो अच्छे से ध्यान रहता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे बड़े तारामंडल होने का दर्जा प्राप्त है। तारामंडल होने का क्या मतलब है। तारामंडल को देखिए इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मतलब होता है तारामंडल, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार। कुछ स्टार्स का ग्रुप होता है और वो जो ग्रुप ऑफ स्टार है वो मिल के एक शेप बनाते हैं। ठीक है। वो कोई ना कोई शेप बनाते हैं, उसी शेप के नाम पे वो जो कॉन्स्टलेशन है उसका नाम दिया जाता है। ठीक है। इसने बोला सबसे बड़े तारामंडल का दर्जा किसे प्राप्त है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल यानी कि सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार होने का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। देखिए पिक्चर में हम लोग देखते हैं ये हाइड्रा। देखिए फ्रेंड्स हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा जो होता है पानी में रहने वाला एक जीव है। वो कैसे मोशन करता है, ऐसे वो हाइड्रा ऐसे होता है। वो क्या करता है, पहले ऐसे करता है, ऐसे चलता है, फिर यहीं से उठता है ऐसे, फिर ऐसे गिरता है। तो एक तरीके का क्या बन रहा है, ये हाइड्रा का शेप ये है। और देखिए जो इस कॉन्स्टलेशन का शेप है वो भी ऐसे, देखिए यहाँ से गिरा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए इस तरीके से शेप बनाया हुआ है। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रा। और ये सबसे बड़ा है। जैसे कॉन्स्टलेशन क्या होता है कि जैसे अभी साइंटिस्ट ने हम लोगों को कितने कॉन्स्टलेशन बताएं, 88 टोटल कॉन्स्टलेशन हमें पता है। जैसे एक हम लोग बहुत बार सुने गांव में कि सप्त ऋषि तारे, वो भी एक कॉन्स्टलेशन है। वो कैसा है, 7 ऋषियों का। देखिए यहाँ पे सप्त ऋषि कॉन्स्टलेशन है। आप रुकिए मैं बना देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ 3 4 5 6 और 7। ठीक है। सप्तऋषि। देखिए जो हाइड्रा सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, देखिए इसमें 7 तारे हैं। लेकिन जो हाइड्रा कॉन्स्टलेशन है वो इतना बड़ा है कि हम हर चीज़ को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। लेकिन हाइड्रा कॉन्स्टलेशन में 68 स्टार बिना टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। मतलब कि हम इनको अपनी आंखों से बिना टेलीस्कोप के देख सकते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। अब देखिए ये भी कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड है और ओरियन कॉन्स्टलेशन मतलब क्या है, ओरियन नाम दिया गया है। देखिए फ्रेंड जो ओरियन नाम होता है वो क्यों ओरियन दिया गया, मैंने अभी बताया था कि एक शेप बनता है, उस शेप के आधार पे नाम दिया जाता है। तो जो ग्रीक मैथोलॉजी है, क्या
ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से जो ओरियन होता है उसका मतलब होता है हंटमैन, यानी कि हंट्समैन, यानी कि क्या होगा, शिकारी। ठीक है, अब देखिए शिकारी क्यों कहा गया है, तो पहले इसका शेप देखते हैं हम लोग आंसर जानने से पहले। देखिए ए इसका शेप है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी खड़ा है, देखिए। ठीक है, और ये तीर धनुष लिए हुए है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हंट्समैन। ठीक है, और हंट्समैन मतलब ओरियन कहाँ का वर्ड है, तो ये वहाँ के ग्रीक का वर्ड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा सबसे चमकीला तारा कौन सा है। देखिए हमारे इस पूरे स्काई में, पूरे आकाश गंगा में हमारे 25 स्टार्स हैं जो बहुत तेज चमकते हैं। 25 स्टार हैं जो बहुत तेज चमकते हैं, और उन 25 में से 3 स्टार जो है ओरियन के पास है। कितना, 3 स्टार, सबसे तेज चमकने वाले स्टार जो हैं उसमें 25 में से 3 जो है ओरियन के पास है। और उन 3 में भी पूछा सबसे तेज चमकने वाला, तो उसका क्या नाम है, बेलटगेस। इसका फुल नेम है रेड सुपर ज्वाइंट बैटलगेस, रेड सुपर ज्वाइंट बैटलगेस। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ग्रैंड कैनियन मतलब क्या होता है, ये देखिए कैनियन। देखिए इसका पहले हम लोग फिगर देखते हैं। ये है ग्रैंड कैनियन, देखिए कितनी अच्छी ये नहर है। देखिए ये है भारत का ग्रैंड कैनियन। दोस्तों ये अनबिलीवेबल है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, तो ये है गेंडीकोटा में एक कैनियन है, उसे ही ग्रेट कैनियन कहते हैं। और ये कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गैंगीकोटा का ग्रेट कैनियन। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, इसी को बोलते हैं सबसे बड़ा कैनियन है, ग्रैंड कैनियन कहते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस तत्व को पहचानिए जो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पट्टी का मतलब क्या हुआ, क्रस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसको आंसर देखने से पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि हमारी अर्थ कैसे है। तो सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं, सबसे अंदर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं आंतरिक कोर, यानी कि इसको बोलेंगे कोर। और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर। ये क्या है, मेंटल, और ये क्या है, भूपर्पट्टी, यानी कि इसी को बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रस्ट। अब ये पूछा है क्वेश्चन में कि क्रस्ट में, ना कि यहाँ पे। देखिए हर जगह मेटल्स, हर जगह जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन इसने क्या पूछा, भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना, देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 47.7% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सिलिका, वो कितना पाया जाता है, 27.7%। दूसरा है एल्युमिनियम, ये कितना पाया जाता है, 8.1%। चौथा है आयरन। ठीक है, आयरन पाया जाता है 5%। देखिए ये नीचे की तरफ क्या है, घटते हुए क्रम में। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन,
उसके बाद सिलिका, उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद आयरन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा नृत्य मतलब ये लघु नृत्य है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहले इसका आंसर जानने से पहले देखते हैं थोड़ा नृत्य क्या है। जो थोड़ा नृत्य है वो एक वॉरियर डांस है, मतलब कि कई तरीके का डांस होता है, जिस किसी में ढोलक बजाते हैं, किसी में हारमोनियम बजाते हैं, किसी में लोग फोक डांस करते हैं, किसी में लोग बहुत तैयार होके और मुखौटा लगा के डांस करते हैं। वैसे एक वॉरियर डांस है, इसमें तीर धनुष लेके और बाण छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का डांस है। और करता कौन है इसे राजपूत करते हैं, जो हिमाचल के हैं, हिमाचल प्रदेश के जो राजपूत हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे सिरमौर है, शिमला है, सैलोन है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के जो राजपूत हैं वो इस डांस को करते हैं। ठीक है, ये डांस होता कब है? ये डांस होता है विशु मेले में। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे लिखा है विशु मेले में डांस होता है। विशु मेले में डांस होता है। विशु मेला कब होता है? चैत और वैसाख, यानी कि जब हिंदी महीना शुरू होता है, चैत और वैसाख उस समय होता है। और इंग्लिश महीने के हिसाब से ये आता है अप्रैल और मई में। ठीक है, उस समय ये होता है विशु डांस। विशु फेयर यानी विशु का मेला लगता है और उसमें ये डांस किया जाता है थोड़ा। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो अभी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में। ये डांस कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा। ठीक है, थोड़ा। तो इस डांस का नाम अलग है, लेकिन आप याद कर लेंगे, थोड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लूशी भाषा बोली जाती है? अब देखिए लूशी क्या है? एक भाषा है। सॉरी, लूशी एक भाषा नहीं, एक बोली है। बोली मतलब भाषा क्या होती है? भाषा वो उसको बोलते हैं। भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा जो होती है उसका एक अपना व्याकरण होता है, लेकिन बोली क्या होती है कि व्याकरण कोई कई तरीके से लोग बोलते हैं, उसका विकृत रूप कर देते हैं तो बोली हो जाती है, और वह एक लोकल एरिया में बोली जाती है। और भाषा जो होती है उसका एक व्याकरण है, उसके जो कुछ बुक्स लिखी हुई होती हैं, उसके कुछ साहित्य होता है। और बोली का ऐसा कुछ नहीं होता, बस वहाँ के लोकल लोग उसे बोलते रहें। तो ये बोली जो है कहाँ की है? लूशी। तो ये बिलोंग करती है मिजोरम से। मिजोरम के लोग लूशी भाषा बोलते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? इसका नाम है दहलियन। क्या नाम है? दहलियन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दहलियन नाम से भी जानते हैं किसे? लूशी को ही। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेहू खीम या काउरी शॉल पारंपरिक वस्त्र है। पहले देखते हैं रेहूम खील और काउरी शॉल दिखती कैसे है। देखिए ये है, इस शॉल आपको दिख रही है? ये शॉल जो है इसी को बोलते हैं काउरी शॉल। ठीक है, ये देखिए इस स्टैचू ने उसको पहना है, इसको कमर के नीचे ऐसे लपेट लिया जाता है। ठीक है, तो ये अब ये कहाँ पे फेमस है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नागालैंड। कहाँ? तो ये फेमस कहाँ पे है? नागालैंड में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा भूटान के लोग भी ऐसे ही नीचे लपेटे हुए रहते हैं। नागालैंड में सबसे, इसमें देखिए नागालैंड में है क्या, एक ट्राइबल रहती है, क्या नाम है? इमचुंगर ट्राइबल है। क्या नाम है? इमचुंगर ट्राइबल है एक। ठीक है, इमचुंगर ट्राइबल का जो वो है, क्या बोलते हैं, सबसे रिच होते हैं जो उसमें, उनका ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लोथ है। इमचुंगर ट्राइबल में भी सभी का नहीं, जो लोग रिच होते हैं, रिच होने का सिंबल है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौंडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? महिला पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी। क्या? डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, पहली महिला। देखिए इसमें हम लोगों को बहुत बार डाउट होता है, क्योंकि अधिकतर हम लोग क्या सोच लेते हैं, किरण बेदी, लेकिन नहीं। किरण बेदी कौन थी? वो इंडिया की पहली आईपीएस अधिकारी थी। ठीक है, उसके बाद एक और नाम यहाँ पे दिया, कंचन चौधरी। कंचन चौधरी कौन थी? ये भी फर्स्ट डीजीपी थी।
ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पौंडुचेरी की, तो पौंडुचेरी की जो फर्स्ट डीजीपी थी वो क्या थी, सुंदर नंदा, ये थी पुडुचेरी की, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सुंदरी नंदा। चलिए देखते हैं, एक बार फोटोज देख लेते हैं, मेमोरी में बैठ जाएगी। देखिए ये है सुंदरी नंदा, कौन है ये है सुंदरी नंदा, ये है किरण बेदी। देखिए सुंदरी नंदा पौंडुचेरी की डीजीपी हैं और जो किरण बेदी है यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आप लोगों को एक नया वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये क्या होता है, क्योंकि हर स्टेट में तो गवर्नर होते हैं, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या मतलब है। तो जो ये क्या बोलते हैं पौंडुचेरी है वो एक यूनियन टेरिटरी है। पौंडुचेरी क्या है, पौंडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का मतलब जहाँ पे स्टेट का नहीं बल्कि सेंटर का सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे गवर्नर नहीं होते, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते। काम गवर्नर वाला ही होता है लेकिन उनको क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए ये देखिए ये कौन है, ये हैं कंचन चौधरी, ठीक है। ये भारत की पहली डीजीपी थी, भारत की पहली डीजीपी। और ये जो ये सुंदरी नंदा है ये पौंडुचेरी की पहली डीजीपी। और जो ये किरण बेदी हैं ये क्या है, पहली आईपीएस हैं, कहाँ की, इंडिया की, ठीक है। देखिए डीजीपी बनना इतना आसान नहीं है। आईपीएस रहने के बाद प्लस 30 ईयर आप सर्विस करेंगे आईपीएस, उसके बाद 30 साल की नौकरी करने के बाद डीजीपी बनता है, ठीक है। और ये पुलिस जो डीजीपी होती हैं पुलिस की हाईएस्ट रैंक होती है, 3 स्टार मिलते हैं इसमें, और ये पुलिस की हाईएस्ट रैंक होती है, इससे ऊपर पुलिस में रैंक नहीं होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। क्या गमछा ये कहाँ का एक सांस्कृतिक प्रतीक है, मतलब कि कहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है असम। कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादा, असम में, ठीक है। देखिए हम इस फोटो देखते हैं कैसा गमछा है ये। देखिए ये ऐसा होता है, ठीक है। इसमें ऐसे बॉर्डर्स बने होते हैं दोनों तरफ और वाइट कलर का। जब भी कोई बड़े वो मेहमान लोग आते हैं घर में या उनको कभी सम्मान देना होता है तो असम के लोग क्या करते हैं, इस गमछे को गिफ्ट करते हैं, ठीक है। देखिए वहाँ का ये बहुत ही पारंपरिक है। जैसे कोई आपके घर मेहमान आ गया, किसी को आप मतलब कुछ भेंट करना चाहते हैं तो क्या प्रीफर करते हैं, इस गमछे को प्रीफर करते हैं। गमछा मतलब एक टॉवेल है, ठीक है, जो कॉटन का होता है, जिसके बॉर्डर पे ऐसे ही दोनों तरफ बॉर्डर पे ऐसे कढ़ाई होती है, मतलब डिज़ाइन होती है, पूरा वाइट होता है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, असम का। कहाँ का ये ड्रेस है, कहाँ का ये ट्रेडिशनल सांस्कृतिक प्रतीक है, तो असम का है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। जो जापान में एक स्कूल है डार्टिंगटन, उसमें संस्थापक थे, लेकिन एक भारतीय संस्थापक थे उसमें, मतलब तो इस क्वेश्चन का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये वहाँ के को फाउंडर थे। क्या थे, को फाउंडर, ठीक है। देखिए ये है डार्टिंगन, ठीक है। ये कॉलेज जो है ये डार्टिंगन है, कहाँ पे, जापान में। और ये कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए सभी क्वेश्चंस में हम आपको वो पिक्चर्स इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो पिक्चर्स होती है हमारे दिमाग में बहुत तेज़ी से क्लिक करती हैं और वो भूलती नहीं है जल्दी। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब हम पिक्चर से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत दिनों तक याद रहता है। ओके चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटाल भारतीय कांग्रेस महात्मा गांधी ने गठन किया था। पहली बात ये, जो नटाल कांग्रेस गठन किसने किया था। देखिए इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि नटाल कांग्रेस को गठन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा गांधी जी ने। पहला ये हो गया। और कब गठन किया गया था ये तो पूछ ही लिया है। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि कहाँ पे गठन किया गया था, तो कहाँ पे
गांधी जी ने तो किया था, लेकिन ये इंडिया में नहीं हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। अब जाहिर सी बात है, साउथ अफ्रीका में हुआ था, गांधी जी ने वहाँ पे किया था, तो इसका कुछ एम भी रहा होगा। तो इसका मेन एम था क्या? भेदभाव को रोकना। जो वहाँ पे भारतीय रह रहे थे उनसे भेदभाव किया जाता था। किस नाम पे? अपार्थीड नाम पे। अपार्थीड क्या होता है? देखिए, कई बार आपको न्यूज़पेपर हर जगह अपार्थीड लिखा हुआ मिलेगा। अपार्थीड मतलब होता है रंग भेद। जैसे कास्ट है, अलग है, ये सब भेद होता है, वैसे ये लोग रंग भेद करते थे कि मतलब गोरे और काला। तो वहाँ पे इंडियंस के साथ भी ये होता था। इंडियंस को काला मानते थे, खुद को गोरा। इसी को वाइट मैन बर्डन भी कहते हैं। वो खुद को गोरा मानते थे और हमें हमेशा जो वहाँ पे ब्लैक लोग थे उनको दबा के रखते थे। ठीक है, देखिए कुछ पिक्चर्स देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये जो है वहाँ के साउथ अफ्रीका के हैं, गोरे हैं। और ये देखिए, जो बाकी साउथ अफ्रीका के भी लोग जो हैं, जो काले थे, और चाहे वो इंडिया के हों चाहे कहीं के भी, तो उनके साथ ये बहुत ही जाति करते थे। देखिए यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है मारते हुए, यहाँ पे भी मारते हुए दिखाया जा रहा है। उनका ये मानना था कि गॉड ने उन्हें भेजा है जो ब्लैक्स हैं उनको सुधारने के लिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो उस भेदभाव को ही ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने वहाँ पे क्या बनाया था? नटाल भारतीय कांग्रेस। ठीक है, और ये कब बनी थी नटाल? तो देखिए, जो इंडियन कांग्रेस बनी थी, इंडियन कांग्रेस बनी थी INS 1885 में, और नटाल कांग्रेस बनी थी, ये बनी थी 1894 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 1894 में। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1886 में बंगाल में स्थापना की थी। देखिए, पहली बात, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने 1876 में बंगाल में स्थापना की, किस चीज़ की? इस क्वेश्चन का आंसर है, अब बंगाल में किया था इंडियन एसोसिएशन। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। एक्चुअली इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, और ये बनी कहाँ थी? कोलकाता में। और कब बनाए थे? 1876 में, 76 में। ठीक है, एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये अपना पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल रोल था इसका, ये धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को खोने लगता है। ठीक है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर बाद में चल के क्या होता है कि जो हमारा इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस था 1885 में बना हुआ, उसमें मर्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शासन काल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में चरम पर पहुंचा था। मगर जो मतलब कौन सा इसमें से एक शासक है? शासक नहीं, इसको बादशाह बोल सकते हैं। बादशाह क्यों बोलते हैं? ध्यान करिए, हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में बात किया था। जो हुमायूं था उसने एक रूल शुरू किया था, पद पादशाही। किसने शुरू किया था? हुमायूं ने। और इस पद पादशाही के अंतर्गत जो भी अब राजा बनता था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, उसको अब राजा या सम्राट नहीं, उसको अब क्या बोलते थे? बादशाह। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा अकबर बादशाह, हुमायूं बादशाह। चलिए, ये तो पास्ट की बात थी, हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य था सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, मतलब किसने सबसे ज़्यादा जो चीज़ें स्टेट पे कब्जा किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा स्टेट पे कब्जा किया था। ठीक है, देखिए मैप में देखते हैं। देखिए, जो औरंगजेब था इसने पूरा ये पोर्शन, मान लीजिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इनफैक्ट ये पूरा इंडिया आपको दिख रहा होगा। इस पूरे इंडिया में थोड़ा सा साउथ
इंडिया छोड़ दिया जाए, तो पूरे इंडिया में इसने अपना आधिपत्य जमाया था मुग़ल सम्राट का। और ये सारा काम किसने किया था? औरंगज़ेब ने। दोस्तों बहुत ही कुशल लेकिन बहुत ही क्रूर नेता था ये, मतलब सब बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, यहाँ तक इतना क्रूर था कि अपने जो इसका दरबार था वहाँ पे ये संगीत भी नहीं होने देता था। कहता था कि जितने भी संगीतकार थे उसको अपने दरबार से निकाल दिया था। मतलब बिल्कुल भी कला प्रेमी नहीं, सिर्फ साम्राज्य, लड़ाई, मार, झगड़ा, सिर्फ इन्हीं पे इसका ज़्यादा ध्यान रहता था। इसीलिए तो इसने अपने राज्य को इतना ज़्यादा फैला लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? औरंगज़ेब। देखिए यही वो औरंगज़ेब है जिसने जो सिखों के गुरु थे उनको भी फांसी दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने मेहर उद निशा, क्या नाम है? देखिए एक और नाम यहाँ पे याद रखिएगा, मेहर उद निशा से निकाह किया और उसे नूरजहाँ की उपाधि दी। पहले तो एक और क्वेश्चन आता है जो मेहर उद निशा किसका नाम है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन में ही दिया है, नूरजहाँ। ठीक है, अब पूछ रहा है नूरजहाँ से शादी किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जहांगीर ने। किसने शादी की थी नूरजहाँ से? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जहांगीर ने शादी की थी। और जो नूरजहाँ थी वह जहांगीर की 20वीं पत्नी थी। देखिए 20वीं, बट इंटरेस्टिंग, और लक बाई लास्ट। ठीक है, 20th एंड लास्ट बीवी थी उसकी। ठीक है, और ये जो नूरजहाँ थी, इनके साथ का ट्रेजेडी क्या हुआ था? जब ये 17 साल की थी तो एक पर्शियन सोल्डर था शेर अफगान से इन्होंने शादी कर लिया, जो बिहार में गवर्नर था। और बिहार का जो प्रोविंस था उस किसके अंदर आता था? मुग़ल साम्राज्य के अंदर आता था। ठीक है, तो उन्होंने शादी कर, अब वो जो बिहार का वो था शेर अफगान, उससे शादी की थी। उसके डेथ के बाद अब वो आता तो मुग़ल एम्परर के अंडर में था, और मुग़ल एम्परर कौन था? जहांगीर। तो उसके डेथ के बाद जहांगीर जो है मेहर उद निशा से शादी कर लेता है, और उनको क्या कहता है? नूरजहाँ। नूरजहाँ का मतलब आपको ये उसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्या? लाइट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि देखिए नाम से ही लग रहा है कि बहुत खूबसूरत थी नूरजहाँ जो है, ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसीलिए तो जहांगीर ने इनके बाद किसी से शादी नहीं किया था। ठीक है, देखिए ये है नूरजहाँ। ठीक है, देखिए फ़ोटो में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज का मकबरा। मतलब सफदरगंज, पहले दो क्वेश्चन आता है, सफदरगंज का मकबरा किसने बनवाया था? तो क्वेश्चन में दिया सफदरगंज का मकबरा जो बनाया था नवाब सिजाउद्दीन दौला ने बनवाया था। ठीक है, दूसरा ये कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली में। दो क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट ये है कि किसने बनवाया था, सेकंड ये है कि ये कहाँ है, तीसरा ये है कि ये किसका है। ठीक है, तो ये जो मकबरा था ये जो है मोहम्मद शाह, मतलब लास्ट बादशाह थे मुग़ल के जो लास्ट बादशाह थे मोहम्मद शाह। ठीक है, उनके शक्तिशाली और कुशल प्रधानमंत्री के लिए, इनका नहीं था वो, इनके प्रधानमंत्री, नाम क्या था उनका? इनके प्रधानमंत्री के नाम पे बनाया गया था। और बनवाया किसने था? सिराजुद्दौला में, इनके प्रधानमंत्री के नाम पे बना था, ना कि इनका था। सम्राट तो यही थे लेकिन बना था प्रधानमंत्री के नाम पे। देखिए जो काबिल होगा उसी का नाम होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री। अब ये देखिए मकबरे की हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं। देखिए ये है मकबरा। ठीक है, और है कहाँ? दिल्ली में। इस मकबरे का जो ये आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, और बाकी पूरा मकबरा रेड स्टोन का है। ये क्या है? संगमरमर, और ये रेड स्टोन। ठीक है, देखिए इस मकबरे के चारों तरफ 4 झीलें हैं। ठीक है, और बहुत ही मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही अच्छा देखने में बहुत ही अच्छा है। वैसे मुग़ल काल में जितने भी ये बनवाए गए थे, जितने भी स्थापत्य कला थे,
जितने भी स्थापत्य कला के उदाहरण अभी हम लोगों को दिखते हैं सभी बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी संसद है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। दोस्तों चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है और चाइना में ही दुनिया की सबसे कमज़ोर संसद भी है, ठीक है। ये क्या है? लार्जेस्ट एंड वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर है। और इसमें कुल मेंबर कितने हैं? तो इनके मेंबर हैं 3000 मेंबर हैं, ठीक है। देखिए हम दिखाते हैं कितना बड़ा है देखने में ये। देखिए ए है, बाहर से ये ऐसे दिखता है और ये आउटर है, ठीक है। और ये इनर साइड है। इनर में देखिए कितनी सारी सीटें हैं। और ये देखिए ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो मेन जिनपिंग है या फिर जो भी वहाँ का होता है तो वो वहाँ पे खड़ा रहता है, जो भी बोलना है बोलता है। और ये देखिए पूरी ये जो है संसद भरी है। यहाँ पे इतना ही नहीं है, देखिए यहाँ पे एक और फ्लोर है, ठीक है। तो पूरा इतना भरा रहता है। कितने लोग हैं? 3000 लोग हैं। सबसे बड़ी संसद है लेकिन सबसे कमज़ोर संसद है। संसद कमज़ोर होने का मतलब क्या है? उसके पास कोई शक्ति नहीं है। जो कहना है, जो भी करना है वहाँ का जो मेन पॉलिटिकल लीडर है वो करेगा। संसद सिर्फ नाम के लिए, इसलिए उसे कमज़ोर कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य हैं? ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन एकदम फालतू आ जाते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, उसको याद करना पड़ता है क्योंकि बार बार रिपीट भी होते हैं। देखिए हम अपनी वीडियोज़ में वही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, या ऐसे क्वेश्चन जो आ चुके हैं लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना वो भी कराएंगे। देखिए वाकई में ये सीरीज़ बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की बनाई जा रही है। तो अगर आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ी संसद का कितने सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 225, ठीक है। कितने सदस्य हैं वहाँ पे? 225 सदस्य हैं। 225 सदस्य देखिए संसद का देखते हैं। ये वहाँ की संसद है, बाहर से ऐसे दिखती है, ठीक है। कहाँ की? श्रीलंका की। इसमें 225 मेंबर हैं। 225 में से जो 196 हैं, ये तो वहाँ के 22 डिस्ट्रिक्ट स्टेट से ले लिए जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से ले लिए जाते हैं। अब बचे कितने? बचे 29। 196 ले लिए जाते हैं, बचे 29। 29 कहाँ से लिए जाते हैं? इंडिपेंडेंट ग्रुप से लिए जाते हैं। जो हर जगह इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसको इंडिपेंडेंट ग्रुप से लिया जाता है, ठीक है। तो कुल हम लोग मेन क्या याद रखना है? मेन याद रखना है कि कितने हैं सीटें, तो 225। 196 जो है वहाँ के 22 जो स्टेट इलेक्टेड होते हैं, जो 196 इलेक्टेड होते हैं इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, और जो 29 होते हैं वो इंडिपेंडेंस ग्रुप से होते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आर्थिक स्थिति जब एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं। लिखा है एक खरीदार है, ठीक है। तो एक कहाँ पे सूटेबल है? देखिए बायर जो है एक है, खरीदने वाला एक है, और सप्लाई करने वाले बहुत सारे हैं। देखिए एक यहाँ ऐसे इतने लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो पूछ रहा है इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोप्सनी। क्या? मोनोप्सनी, ठीक है। मोनोपोली आप लोग सुने होंगे। मोनोपोली का जस्ट अपोजिट होता है मोनोप्सनी। मोनोपोली क्या होता है? देखिए ये है मोनोपोली, क्या है कि बेचने वाला एक है, ठीक है। ये कौन है? ये है सेलर, ठीक है। सेलर जो है एक, तो खरीदने वाले क्या है? बहुत ज़्यादा हैं। और जब बहुत ज़्यादा खरीदने वाले होंगे तो कोई कंपटीशन नहीं होगा, यहाँ पे मोनोपोली हो जाएगी। रेट उसको जो मन करेगा वो लगा लेगा, ठीक है। और किसी नए को मार्केट में आना जो है वो बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगर एक बायर है, यानी कि क्वेश्चन में यही लिखा है, अगर खरीदार एक है, बायर एक है
और कई विक्रेता कई हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोनोप्सनी ऐसे। और मतलब कि जो सप्लाई हो रही है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़रीदने वाले नहीं हैं, और वही कोई एक बेच रहा है। कभी कभी मार्केट में देखिए एक ही दुकान पे कोई सामान मिलती है, उस पर बहुत लोग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मोनोपॉली। की मतलब पूरे मार्केट में वो सिर्फ एक ही दुकान है, उसकी मोनोपॉली हो गई। जो चाहे वो प्राइस लगा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, मजबूरी है, लोग वहाँ से खरीदेंगे ही। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1928 में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुजरात के बारदौली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहला वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर है वल्लभ भाई पटेल। बारदौली का आंदोलन क्या था? बारदौली का आंदोलन ये था कि वहाँ पे देखिए पहली बात ये हुआ कहाँ था, जो बारदौली आंदोलन है किसान आंदोलन है, ये तो पता चल गया। और एक हुआ कहाँ था? गुजरात में हुआ था। हुआ कब था? 1928 में। कितनी सारी चीज़ें हैं, देखिए कहाँ हुआ था? गुजरात में। कैसा आंदोलन है? किसान आंदोलन। कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए इससे 4 क्वेश्चन अभी आपके जस्ट सामने बनते हैं और चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो वहाँ की प्रांतीय सरकारें थी बारदौली की, उन्होंने क्या किया कि जो फार्मर से टैक्स लेती थी उसको 30% इंक्रीज़ कर दिया था। कितना? 30% इंक्रीज़ किया। तो इसका सब लोगों ने विरोध किया, वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो फिर जो वहाँ के अंग्रेज़ जो अधिकारी थे वो राजी हुए, उन्होंने इसको 6.03% कर दिया, ठीक है, घटा के। उसका ये जो आंदोलन, जो खिलाफ उनके आंदोलन हो रहा था, वो बंद हो गया, ठीक है। और जब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, यही बारदौली आंदोलन है जो सफल हो गया जब वहाँ की जो बारदौली की लेडीज़ थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। क्या? सरदार की। तब से हम लोग क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब मिला था? बारदौली आंदोलन के सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।